आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम नीट की बात करते हैं कि नीट में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ जाते होंगे, तो नीट में इस चैप्टर से हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी से ही रहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है बच्चा कि 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आते हैं। चैप्टर हमारे लिए इस बात से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरी की पूरी बायोलॉजी इंटरकनेक्टेड है इस चैप्टर से। अगर आपको सेल चैप्टर अच्छे से नहीं आता तो हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं इसका पोर्शन देखने के लिए मिल जाता है, कॉन्सेप्ट इसके देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम पढ़ने का स्टैंडर्ड देखें कि हम किस तरह से पढ़ेंगे, तो पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, देन हम एनसीईआरटी रीड करेंगे और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे डीपीपी के रूप में। ये हर एक लेक्चर में सेम होगा, ठीक है। आज हमें स्टार्ट करना है अपने चैप्टर को, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि हम बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और बहुत डेप्थ तक जाएंगे। हो सकता है कि मैं केमिस्ट्री बीच में पढ़ाने लगूं, हो सकता है कि मैं एनसीईआरटी से बाहर चला जाऊं। उसका रीजन ये रहेगा क्योंकि मुझे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। हर एक चीज एनसीईआरटी पर नहीं लिखी होती। एनसीईआरटी की एक लाइन क्लियर करने के लिए हमें बहुत इधर उधर की बातें करनी पड़ती हैं, तभी जाकर एक एक लाइनें क्लियर होती हैं। जैसे मेरा कॉन्सेप्ट एक बार हो जाएगा, उसके बाद मैं एनसीईआरटी आपको रीड करा दूंगा साथ साथ में। इससे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी भी आपकी तैयार हो जाएगी। अगर आपको बहुत ही ऊपर ऊपर पढ़ना है तो आप वन शॉट वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे पढ़े होंगे, आपको दिख भी जाएंगे यूट्यूब में। अगर आपको बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाके पढ़ना है, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही गहराई से सीखना है, तब आप यहाँ की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस लेक्चर को। अगर आप एनसीईआरटी ओपन करते हैं बच्चा, तो एनसीईआरटी जब आप ओपन करेंगे तो शुरुआत में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट दिया होगा, जैसे सेल की डिस्कवरी किसने की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, सेल थ्योरी क्या होती है, ये सारी बातें होंगी। तो ये एक थ्योरेटिकल पार्ट हो जाता है। इसका मैं सबसे लास्ट में वीडियो बनाऊंगा। मैं प्रोकैरियोटिक सेल से स्टार्टिंग करूंगा। अगर हम बात करते हैं सेल कितने टाइप की होती हैं, तो सभी को पता होगा कि सेल का जो टाइप होता है वो 2 टाइप की होती है। पहली सेल जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और बाद वाली सेल होती है यूकैरियोटिक सेल। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करता हूं तो प्रो का मतलब क्या होता है? ओल्ड। क्या होता है प्रो का मतलब? ओल्ड, मतलब पहले वाली सेल। सबसे पहले कौन सी सेल बनी? प्रोकैरियोटिक बनी कि यूकैरियोटिक बनी कि दोनों साथ में बनी? तो सर सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल बनी। प्रोकैरियोटिक सेल से ही कौन सी सेल बनी? यूकैरियोटिक सेल बनी। प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ हम कह सकते हैं कुछ विकास हुआ, हम कह सकते हैं कुछ इवोल्यूशन हुआ, जिससे यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ। पहले हमें प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ना है। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब अगर मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं, इस लेक्चर को बताऊं कि भैया प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उससे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि प्रोकैरियोटिक भले ही एनसीईआरटी पर 2 पेज में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन कई दफा ऐसे आए जो इधर उधर से चीजें रिलेट करके बनाए गए। तो मैं पहले बता रहा हूं कि भैया हम लोग जो पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी की लाइनें तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं या आप जो भी मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करते हो, जो भी बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करते हो, सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके यहां से बन जाएंगी अगर आप यहां से नोट्स बनाते हैं, यहां से पढ़ते हैं तो। ठीक है, आज मुझे पढ़ाना है कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। उससे पहले मैं एक बेसिक चीज आपकी क्लियर करना चाहता हूं। आपको पता होगा कि 5 किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया। अगर इनमें 5 किंगडम की बात करता हूं कि इन 5 किंगडम में कौन कौन सी सेल टाइप पाई जाती हैं, तो अगर हम मोनेरा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर हम मोनेरा की बात करते हैं तो केवल एक ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। कौन सी वाली सेल पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं। बाकी के बाकी सभी जितने भी 4 किंगडम बच जाते हैं, उनमें सब में कौन सी सेल पाई जाएंगी? सब में यूकैरियोटिक सेल पाई जाएंगी। कौन सी वाली पाई जाएंगी? यूकैरियोटिक सेल पाई जाएंगी। यानी जो हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मोनेरा किंगडम को पढ़ रहे हैं। तो मोनेरा किंगडम में सर आता कौन है? तो आल बैक्टीरिया, आल बैक्टीरिया। यानी मैं आपको यह क्लियर करना चाह रहा हूं, देखो मैं स्ट्रक्चर पढ़ाना चाह रहा था, मैंने उससे पहले आपको यह बताया कि एक्चुअल में आप प्रोकैरियोटिक सेल में जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या जो आपके एनसीईआरटी पर दिया हुआ है, तो वो किसका दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल में? तो बैक्टीरिया का। यानी जो हम प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं वो हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक, और मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूं। इस स्ट्रक्चर में एक बात आप ध्यान दीजिएगा, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपके एनसीईआरटी पर ना हो। मैंने सारा कंक्लूजन इस स्ट्रक्चर में डाल दिया है। यानी इस स्ट्रक्चर से ज्यादा आपको प्रोकैरियोटिक सेल में और ज्यादा चीजें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। आपके सारे क्वेश्चन इतने से हो जाएंगे, मेरी गारंटी।
ठीक है, स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेयर्स की बात करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर 3 तरीके की लेयर देखने के लिए मिलेंगी। कौन कौन सी सर देखने के लिए मिलेंगी? जो सबसे आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर में जो आती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलेंगे। और इसके बाद सबसे लास्ट में जो आती है, सबसे इनर वाली जो है, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। नाम तो सुना होगा थोड़ा बहुत सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो टोटल कितनी लेयर हैं? टोटल जो लेयर पाई जा रही हैं वो 3 लेयर देखने के लिए आपको मिल रही होंगी। और तीनों लेयर को साथ में किस नाम से जानते हैं? सेल इनवेलप के नाम से जानते हैं। अभी मैं लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा तो ये वर्ड आएगा, सेल इनवेलप। अब इनके बारे में बहुत ही डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब सेल इनवेलप पढ़ रहे होंगे। 7 से 8 लेक्चर प्रोकैरियोटिक सेल के आएंगे। यहां से प्रोकैरियोटिक सेल इंटर नहीं होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है। आज तो हम केवल स्ट्रक्चर देख पाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा भैया कि सबसे लास्ट में जो लेयर है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन बीच में मैंने कुछ जगह बना रखी है जिस पर मैंने सेल मेम्ब्रेन नहीं बनाई, क्योंकि यहां पर होता क्या है एक्चुअली में कि सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है और ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है। देख सकते हैं आप, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो दोनों एकदम से आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेंगे। जो पहला नंबर मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? जो कि सेल मेम्ब्रेन में ही बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटोपोर। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम बोलते हैं क्रोमैटोपोर। किस नाम से जानते हैं? क्रोमैटोपोर के नाम से जानते हैं। यहां पर क्रोमैटोपोर में याद रखिएगा पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चा? इस तरह कुछ करके पिगमेंट लगे होते हैं। यहां पर मैं पिगमेंट बना रहा हूं, ये मैंने पिगमेंट बना दिए, ये लगा दिए मैंने पिगमेंट। यहां पर क्या पाए जाते हैं बच्चा? कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं। और ये पिगमेंट क्या करते हैं? पिगमेंट का काम क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा, ये पिगमेंट हेल्प करते हैं, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस बात के लिए हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो सर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि मैं प्रोकैरियोटिक सेल में जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं वो बैक्टीरिया के बना रहा हूं, तो क्या सर बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या? अभी तक तो हमको पता था कि केवल प्लांट करते हैं। हाँ, बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन सभी बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। यानी सभी बैक्टीरिया में ये स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर, नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल। या तो मैं प्रोकैरियोटिक सेल लिख सकता हूं, या तो मैं प्रोकैरियोटिक सेल की जगह क्या लिख सकता हूं? बैक्टीरिया। तो सर कौन सी बैक्टीरिया में ये वाली स्ट्रक्चर पाई जाती होगी? एक एग्जांपल ही बता दीजिए। हाँ, एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है साइनो बैक्टीरिया। नाम तो सुना ही होगा, साइनो बैक्टीरिया नाम है भाई इसका, साइनो बैक्टीरिया नाम है। साइनो बैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, मतलब BGA के नाम से भी जानते हैं। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2, चैप्टर 3 नंबर में, मतलब चैप्टर 2, चैप्टर 3 में आपने पढ़ा होगा साइनोबैक्टीरिया के बारे में, जो कि BGA के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। यानी मैं कह सकता हूं कि क्रोमैटोफोर वाला स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। सभी बैक्टीरिया में ये स्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस वाले स्ट्रक्चर को, जो ये वाली इनफोल्डिंग मैंने आपको दिखाया, इसको हम मेसोजोम के नाम से जानते हैं। मेसोजोम के बहुत ही अच्छे काम होते हैं। आगे जब देखेंगे मेसोजोम को, वहां पर हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। अगर हम इन दोनों की बात करें तो दोनों के वर्क अलग अलग हैं। एक फोटोसिंथेसिस करा रहा है, एक आगे जाके हम देखेंगे इसके वर्क, ये बहुत सारे वर्क भी कराता है, ठीक है। दोनों में एक कॉमन चीज ये है कि दोनों सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, एक्स्ट्रा इनफोल्डिंग हम कह सकते हैं। दोनों क्या है? सेल मेम्ब्रेन की एक्स्ट्रा इनफोल्डिंग है। ये दोनों में क्या हो जाती है? कॉमन बात हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तो हमें इसके अंदर, मतलब अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करता हूं तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमें राइबोसोम देखने के लिए मिलते हैं। हम ऑर्गन की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइबोसोम देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर लीजिए, यहां पर
जो ऑर्गन देखने के लिए आपको मिलेंगे वो मेम्ब्रेन वाले नहीं मिलेंगे। मतलब इनके ऊपर ऐसा नहीं होगी कि इनके ऊपर बढ़िया मस्त सी मेम्ब्रेन पाई जा रही होगी, डबल लेयर पाई जा रही होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट मेम्ब्रेन बॉन्ड सिस्टम इसमें नहीं पाए जाते हैं। जो ऑर्गन पाए जाते हैं वो डायरेक्ट पाए जाते हैं इन साइटोप्लाज्म। ये क्या है? ये है इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है। सर साइटोप्लाज्म में क्या होता है? तो साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, यानी सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये पूरा का पूरा जो जगह आपको दिख रही है, पूरी जगह जो दिख रही है मैं बना रहा हूं, ये पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है बच्चा? साइटोप्लाज्म। ये मैंने साइटोप्लाज्म को बना दिया, लिक्विड जैसा कुछ मैंने बना दिया है। ये पूरा का पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म है। जितने भी ऑर्गन होते हैं वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में देखने के लिए मिल जाएंगे। इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड सिस्टम नहीं पाया जाता है। ये चीज समझ में आई कि नहीं? राइबोसोम है, कुछ ऐसे दिख रहे हैं राइबोसोम, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और होती है जिसे हम बोलते हैं इनक्लूजन बॉडी। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इनक्लूजन बॉडी। इनक्लूजन बॉडी बोलते हैं इसको। सर ये इनक्लूजन बॉडी का काम क्या है? तो इनक्लूजन बॉडी स्टोर करती है चीजों को, बहुत सारी चीजों का स्टोर करने में काम आती है। यूज इन स्टोरेज। आगे हम देखेंगे कि किन किन चीजों का स्टोरेज करती है। भाई आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल में हमें पढ़ना, आज हम केवल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। और क्या पाया जाता है सर? तो और इसमें अगर हम देखें तो डीएनए पाया जाता है, जो कि डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, ऐसे कुछ कंडेंस भाग में, किसी भी एक भाग में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए, यानी जेनेटिक मटेरियल है। और बोलेंगे क्या भैया इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियस नहीं बोलते, न्यूक्लियस पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ये मैंने लिख दिया न्यूक्लियाइड। ये जो न्यूक्लियाइड रहता है ये कहां पर पाया जाता है? याद रखिएगा, इन साइटोप्लाज्म। प्लाज्म, डायरेक्ट ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन वाला सिस्टम नहीं पाया जाता है। डायरेक्ट कंडेंस भाग में पड़ा होता है। कहां पर? साइटोप्लाज्म में। तो ये एक डीएनए हो गया, लेकिन साथ ही साथ एक प्लाज्मिड। ये जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर जो अभी मैंने बनाया, ये दोनों, ये 3 टाइप के मैंने बनाए हैं, तीनों अलग अलग हैं। ये तीनों क्या है? ये है प्लास्टिड। क्या है बच्चा? इनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड बोलते हैं। सॉरी, इनको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लास्टिड मत बोल देना भाई गलती से। प्लास्टिड पाया जाता है प्लांट सेल में, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में आगे हेल्प करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। सर ये प्लाज्मिड का मतलब क्या है? प्लाज्मिड है क्या? तो प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा डीएनए। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा डीएनए है। सर ये एक्स्ट्रा डीएनए का काम क्यों पड़ा? तो आगे हम देखेंगे जब हम प्लाज्मिड पढ़ेंगे। अभी इतनी बात समझो कि एक हमारे पास न्यूक्लियाइड पाया जाता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा डीएनए भी पाए जा सकते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मिड के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। और ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। सर्कुलर फॉर्म में प्लस सिंगल होता है, केवल एक डीएनए होता है। सिंगल का मतलब ये नहीं है भाई, देखो डीएनए होगा ये डबल स्ट्रैंड वाला ही, लेकिन केवल एक डीएनए होगा, इसलिए हम बोल देते केवल सिंगल होता है। आगे हम देखेंगे वर्क क्या है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहां पर इजीली लिख सकते हैं, नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल। इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, यहां पर आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल में देखने के लिए मिले। बात ये समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई? चलो, आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक सिस्टम और पाया जाता है जो सामने आपको दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं। ये मैंने जूम कर दिया, ठीक है। इस सिस्टम को पढ़ते हैं। यहां से एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, और बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। देखना इस स्ट्रक्चर को। अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को, अगर आप डायग्राम देखें, यहां वाला डायग्राम देखें, तो जो ब्लैक वाला पोर्शन है डायरेक्ट लेयर से जुड़ा हुआ है। तो आगे हम देखते हैं, मतलब ये वाला जो सिस्टम है, ये आगे वाला जो सिस्टम है, ये डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? अटैच रहता है लेयर से। और इस सिस्टम को हम बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? बेसल बॉडी बोलते हैं। और ये डायरेक्ट अटैच रहता है, ये डायरेक्ट अटैच रहता है किससे? लेयर से।
ये डायरेक्ट लेयर से अटैच रहता है। बात ये समझ में आ गई कि नहीं। सेकंड नंबर में जो आपको देखने के लिए मिलेगा, इसको हम बोलते हैं हुक। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हुक। और जो हुक रहता है ना, ये रोटेट करता रहता है। क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। जबकि बेसल बॉडी, अगर मैं इसको बेसल बॉडी बोलता हूं, तो बेसल बॉडी से जो हुक लगा हुआ है, बेसल बॉडी एकदम से स्टेबल है, वो हिलती डुलती नहीं है, लेकिन हुक लगातार क्या करता रहता है, घूमता रहता है। हुक के घूमने के कारण ये जो थर्ड नंबर की स्ट्रक्चर है, जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट भी क्या करता है, रोटेट करता है। और इसी के कारण ये बैक्टीरिया मूव कर पाती हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि मोबिलिटी में कौन हेल्प कर रहा है भैया, ये सिस्टम पूरा हेल्प कर रहा है, जिसे फ्लैजिलियम भी बोलते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। तो पहला नाम है बेसल बॉडी, दूसरा नाम है हुक और तीसरा नाम है फिलामेंट। हुक रोटेट करता है तो फिलामेंट रोटेट करता है, जिससे प्रोकैरियोटिक सेल, जिससे बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, मतलब मूव कर सकती है। मैं कह सकता हूं मोबिलिटी पाई जाती है इसके कारण। बात ये समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हो चुका है। मैंने आपको सिखाया कि जो स्ट्रक्चर है, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। इससे ज्यादा चीजें देखने के लिए नहीं मिलेंगी, लगभग सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इससे एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। हो सकता है नया स्ट्रक्चर आपको लगा हो, लेकिन कोई बात नहीं बच्चा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम कर लेते हैं डीपीपी, जिसको अपने आप सॉल्व करनी है वो अपने आप करे, नहीं तो वीडियो को पुश करता रहे या तो देखता रहे। अगर उसको नहीं आता तो समझते हैं। जाओ, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा कैरेक्टर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। तो सर मेसोसोम तो पाया जाता है और सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते थे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। आपने बताया भी था कि प्लाज्मिड पाया जाता है, तो ये प्लाज्मिड हो गया। और फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन सिस्टम भी पाया जाता है, क्रोमेटोफोर बताया था। लेकिन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। मैंने कहा था कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहते हैं। बात ये समझ में आ गई। क्वेश्चन सही हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है फ्लैजिलियम का पार्ट नहीं है। कौन सा नहीं है सर, फिलामेंट तो होता है, हुक तो होता है, बेसल बॉडी तो होता है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है। सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो गया, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, फिर से हमारा पूरा वही वाला डायग्राम आ गया। तो पहले वाले को हमने क्या कहा था, पहले वाले को हमने बेसल बॉडी कहा था। दूसरे वाले को हमने क्या कहा था, हमने हुक कहा था, ध्यान दीजिएगा। और तीसरे वाले को हमने क्या कहा था, तीसरे वाले को हमने फिलामेंट कहा था। तो अब खोज लीजिए, फिलामेंट कहा था हमने, तो अब खोज लीजिए पहले नंबर पे बेसल बॉडी कहां पर आती है। तो इसमें फिलामेंट है, गलत हो जाएगा। बेसल बॉडी इसमें हुक है, इसमें भी ये सब गलत हो गए। दूसरा नंबर में ही पहले नंबर में बेसल बॉडी आता है, बाकी सब में गलत दिया हुआ है। पहले से ऑप्शन पता चल जाएगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये। तो अगर हमें ये पता है पहले वाले को बेसल बॉडी बोलते हैं, तो दूसरा नंबर तो सही है, क्योंकि कहीं पर बेसल बॉडी है ही नहीं है। बात ये समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, पूछा गया है कि बैक्टीरियल सेल जो होती हैं, अब देखो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल नहीं दिया हुआ, मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल देकर आए या बैक्टीरियल सेल देकर आए, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पूछा गया कि बैक्टीरियल जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनका जो सेल इनवेलप होता है वो कितनी लेयर से कंसिस्ट रहता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि 3 लेयर पाई जाती हैं। 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं, पहली वाली तो होती है ग्लाइकोकैलिक्स वाली, दूसरी वाली होती है सेल वॉल वाली, और तीसरी वाली होती है सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, सेल इनवेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल इनवेलप बोलते हैं। कोई दिक्कत है बताओ, समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं आने वाले लेक्चर का सीक्वेंस क्या रहेगा। तो यहां पर मैंने बता दिए हैं, लगभग 7 लेक्चर इसके प्रोकैरियोटिक सेल के मैं बनाऊंगा। बहुत ही डिटेल में बच्चा हमें चर्चा करनी पड़ेगी। मैं चाहता तो आज स्ट्रक्चर के जरिए ही चीजों को क्लियर करके खत्म कर देता, लेकिन एक बात समझिए, अगर आपको नीट एग्जाम देना है, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन सही भी हो जाए आपके डायरेक्ट पढ़ने से, लेकिन इसके बाद मेरी बात समझो, इसके बाद पूरी की पूरी बायोलॉजी में कहीं ना कहीं ये पोर्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। वहां पर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा ही। तो मैंने सारा का सारा पोर्शन कनेक्ट कर दिया इस चैप्टर से, ठीक है। और हम वेल डेवलप बात करेंगे, मतलब किसी चीज की बात कर रहे हैं, जैसे सेल इनवेलप की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत ही गहराई पर जाके बात करेंगे। हम लोग देखेंगे सेल्यूलोज कैसे बनता है भैया, सेल इनवेलप का कैसे, ग्लाइकोकैलिक्स है क्या एक्चुअली में। हम लोग वहां पर केमिस्ट्री पोर्शन में चले जाएंगे, थोड़ा सा केमिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे, हर एक चीज को कनेक्टिंग वे पर पढ़ेंगे, ताकि हमें चीजें समझ में आए।
हमें ऐसा नहीं पढ़ना भैया सेल एनवेलप पे जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, हाँ पहले लेयर है ये ग्लाइकोकैलिक्स, भैया है क्या ग्लाइकोकैलिक्स, केमिकली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है भाई। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, कौन से प्रकार में ग्लाइकोकैलिक्स आता है, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। इंटरकनेक्टेड रूप से पढ़ेंगे, मजा आएगी, कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, क्वेश्चन बनेंगे। कॉन्सेप्ट कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ऐसे ही हम चैप्टर को पढ़ेंगे। कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो सेल इनवेलप के ऊपर रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, चीजें समझ में आती हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है, चीजें देखनी पड़ती हैं, तब जाके एक वीडियो बहुत ही सोच समझ के वेल डेवलप वीडियो आपको दिया जाता है, ताकि जब आप यहाँ से पढ़ें और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं पर आपको प्रॉब्लम ना हो। ये ना हो कि यार हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, सर ये क्या हो गया, ये तो आपने बताया नहीं। भाई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तुम्हें जहां से क्वेश्चन सॉल्व करना है करो, सारे क्वेश्चन बनेंगे, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।